आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज विशेष के जरिए आपसे भेंट करा रहा हूं प्रोफेसर श्रावण देवरे जी से। प्रोफेसर श्रावण देवरे मतलब महाराष्ट्र ओबीसी संगठन के अध्यक्ष, जिसके फाउंडिंग से लेकर जब से ये संगठन निर्माण होती है तब से इस संगठन का हिस्सा है और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में ओबीसी को यानी कि पिछड़ा वर्ग को जागृत करने के लिए अपना पूरा योगदान देते हैं, पूरा समय देते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ऐसे कम ओबीसी घटक और उनके लीडर्स हैं कि जो ओबीसी के लिए अपना वक्त दे पाते हैं, लेकिन उनमें देवरे सर का नाम सबसे पहले आता है। देवरे सर, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। सर, बात यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि इस समय बहुत सारा काम चल रहा है ओबीसी के जन जागरण के लिए और उतना ही ओबीसी को रोकने के लिए भी, मतलब दोनों तरह से यानी प्रस्थापित मानसिकता भी उस पर काम कर रही है कि ओबीसी उनके हाथ से छूटे ना, और एक दूसरा वर्ग भी काम कर रहा है कि ओबीसी वहां से बाहर निकले जहां जिस अंधेरे में, जिस दलदल में वो फंसा हुआ है। आप आकलन कैसा कर पा रहे हैं? हमारा ओबीसी का जो एक आंदोलन, ये जो आप कह रहे हैं कि ओबीसी का आंदोलन दूसरे वर्गों के आंदोलन जो चलते हैं, एससी और एसटी जी जी और बाकी अल्पसंख्यक आंदोलन चलते हैं जी, तो इस सब दूसरे जाति जमात के या वर्गों के आंदोलन से ओबीसी का आंदोलन एक बहुत निराला आंदोलन है जी, जिसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है अलग अलग मुद्दों से। जी, जी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा, जब हम मंडल का आंदोलन चला रहे थे, ओबीसी के जनजागृति का आंदोलन चला रहे थे, तो हमारे रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा ये आया कि तुरंत मनुवादी लोगों ने राम मंदिर का आंदोलन शुरू कर दिया। जैसे ही मंडल कमीशन पार्लियामेंट में रखा गया 1981 में, तब तक इंदिरा गांधी की सरकार आ गई थी जी। क्योंकि मंडल कमीशन का रिपोर्ट पार्लियामेंट में जब रखा जाए तो तब इस देश में, इस पार्लियामेंट में मंडल कमीशन का वचन देने वाली सरकार जो जनता पक्ष की थी जी जी, वो नहीं रहनी चाहिए, इसलिए षड्यंत्र रचा गया। और जैसे ही मंडल कमीशन का रिपोर्ट तैयार हुआ वैसे ही जनता पक्ष का सरकार जो है वो बर्खास्त हो गया, बर्खास्त कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट पार्लियामेंट में आएगा और अगर तब जनता पक्ष की सरकार रही होती जी, तो वचन के अनुसार उनको मंडल कमीशन लागू करना पड़ता, तो ना रहेगा जनता पक्ष और ना आएगा मंडल आयोग। तो इसलिए जनता पक्ष की सरकार तुरंत उन्होंने। मुझे एक बात तो बताइए सर कि आप तो इतना काम कर रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि ये क्या लगता है कि ये सब होने के पीछे मुख्य वजह क्या रही होगी, क्या कारण रहा होगा? मुख्य वजह ये है सर, इस देश में जो राज कर रहा है 5000 साल से, बीच में एक 700-400 साल महामानव बुद्ध की धम्म की क्रांति जो हुई, वो एक 600-700 साल अगर बाजू में निकाल दिया जाए तो इस देश में 5000 साल से पूरा मनुवादी राज चलते आ रहा है। मतलब जिसको हम कहें कि एक अमानवीय संस्कृति का राज, अमानवीय संस्कृति या फिर विषमतावादी, शोषणवादी जी, और निसर्ग के किसी भी नियम के दायरे में ये नहीं आ सकती, मानवता के किसी भी नियम के दायरे में ये मनुवादी संस्कृति नहीं आ सकती, और फिर भी वो 5000 साल से हमारे देश पे राज कर रही है। इसका एकमेव कारण ये है कि 52% ओबीसी, जिसको आज हम ओबीसी कहते हैं, वो तो पहले भी था अस्तित्व में। वो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से उनको एक अलग अलग नामों में उनको एक नाम बाबा साहब ने उनको अभी एक नाम, नया नाम दिया, ओबीसी करके जी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एससी बीसी, ये नाम बाबा साहब ने अलग से दिया। तो पहले भी ये वर्ग पहले भी था, पहले इसको हम शूद्र वर्ण में देखें, ये कास्ट पहले भी थे। तात्या साहब महात्मा फुले ने कहा कि ये शूद्र है, अच्छा, और बाकी अति शूद्र है, एससी वगैरह। तात्या साहब महात्मा फुले जी ने उनको शूद्र के नाम से नहीं पुकारा, उन्होंने तो कहा कि ये सब सत्यशोधक है। अच्छा, ये सब सत्यशोधक है, ये सत्य की खोज में है, मतलब समता की खोज में है।
अच्छा, समता की खोज में है, सत्य की खोज में है, इसलिए तात्या साहब महात्मा फुले ने उनको बहुत सुंदर नाम दिया। जितने भी शोषित पीड़ित यहाँ पे जाति है, क्लासेस है, उनको तात्या साहब महात्मा फुले ने एक सुंदर नाम दिया कि सत्य शोधक। अच्छा, हाँ, तो ये वहाँ तब भी थे, उसके पहले भी थे। तो ये जो 52% ओबीसी आज कहा जाता है उनको, तो इनके कंधे पे मनुवाद खड़ा है। और मैंने कहा कल 2 दिन की जो ओबीसी परिषद यहाँ नागपुर में अभी हुई जी, सैटरडे और हाँ, संडे को जी, अभी, तो मैंने वहाँ पे ये की कहा कि मनुवाद नाम की कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं है। बस जैसे ही ओबीसी संभल जाएगा वैसे ही मनुवाद खत्म हो जाएगा। तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि वो मानवता के दायरे में नहीं आती। उसके संभलने की कितनी संभावना आप देखते हैं? बहुत संभावना, और बहुत गति से, बहुत तेजी से काम चल रहा है। बहुत बार हम लोग ओबीसी लीडर्स से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई ये लोग मानते नहीं है। कौन लोग ये मानते लोग समझते नहीं है। तो आपका भी कोई ऐसा अनुभव है? देखिए, जिन ओबीसी लीडर से आपने बात की होगी जी, मुझे उनका पूरा आदर है जी, क्योंकि वो ओबीसी लीडर है करके। जी हाँ, जी हाँ। तो मुझे पूरा आदर है। लेकिन जब वो एक कहेंगे कि भाई ये ओबीसी समझते नहीं है, ओबीसी कुछ करते नहीं है, रास्ते पे आते नहीं वगैरह वगैरह, हमें भी बहुत कंप्लेंट मिलती है। अच्छा, दूसरे जाति वर्ग से, मतलब आपको भी ये मिलता है? दूसरे जाति वर्ग से ये कंप्लेंट हमारे तरफ भी आती है। अच्छा, कि तुम्हारे ओबीसी कुछ करते नहीं, कुछ करते नहीं। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। उनका ये देखो, ओबीसी समाज से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यकर्ता, ओबीसी के अंदर काम करने वाला कोई भी नेता, जी, आज ऐसा माहौल है कि कोई भी नहीं ऐसा कह सकता कि अभी ओबीसी पहले जैसे सोया है, कुछ करता नहीं। बिल्कुल नहीं। ओबीसी चेतना इतनी बड़े तौर पर आ रही है आगे, और बहुत गति से काम चल रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ जी, ताकि, मैं तो ऐसे हवा में कोई बात नहीं करता। जी, जी, मैं तो कहता हूँ कि भाई ये उदाहरण है, इसका ये नमूना है। जी, पहले एक मैं नमूना देता हूँ कि मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट होने से पहले 1991 से पहले, 1991 से पहले, 91 से पहले, राइट। उसके पहले ओबीसी जाति में अनेक नेता थे। हर ओबीसी जाति में कोई नगर सेवक था, कोई एमएलए था, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, कोई किसी पार्टी का चेयरमैन था, वाइस चेयरमैन था। ओबीसी जाति में से बहुत से पॉलिटिकल लीडर 90 से पहले भी काम करते थे। लेकिन 90 से पहले कोई भी ओबीसी नेता, कोई भी ओबीसी कार्यकर्ता, अलग अलग पार्टियों में काम करने वाले कोई भी ओबीसी नेता, कोई भी ओबीसी कार्यकर्ता खुद को ओबीसी कहने की हिम्मत नहीं रखता था। मुझे बता दीजिए कि 90 के पहले कोई ऐसा लीडर है कि भाई मैं ओबीसी लीडर हूँ। 1991 के बाद वो हिम्मत पैदा हुई? नहीं, ओबीसी 91 के बाद जो मंडल का आंदोलन पूरे देश में जोर पकड़ रहा था जी, तब इनको ऐसा लगा कि अरे अभी तो थोड़ा लेवल बदलना चाहिए। अगर हमें पॉलिटिक्स में जिंदा रहना है जी, तो ये जो नेता थे पहले हिंदू नेता थे, बाबरी मस्जिद गिराने वाले जी, इनको नेता मनुवादी लोगों ने बनाया था। क्यों बनाया था? ओबीसी जाति के लोगों को नेता इसलिए बनाया गया कि हम इनके हाथ से बाबरी मस्जिद गिरानी थी। तो ये बाबरी मस्जिद गिराने के लिए बने हुए हिंदू नेता थे। 91 के बाद एक रात में ये सब लीडर ओबीसी नेता बन गए, क्योंकि उनको मालूम था कि अभी इतना ओबीसी माहौल बढ़ रहा है, चेतना बढ़ रही है, तो हमको अभी हिंदू नेता बन के हम नहीं जीत सकते पॉलिटिक्स में, तो अभी हमको ओबीसी नेता बना, तो ओबीसी नेता बन गए। कितना प्रभाव देख रहे हैं आप 1991 के बाद के इस मंडल के लागू होने के बाद? हाँ, तो मंडल के लागू होने से पहले पूरे भारत में इक्का दुक्का स्टेट ऐसा था जहाँ पे ओबीसी चीफ मिनिस्टर था। 90 के बाद, 91 के बाद जितने भी स्टेट लेवल पे जितने भी असेंबली के इलेक्शन हुए, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टेट में ओबीसी चीफ मिनिस्टर आप देखते हैं। क्या वो मंडल आयोग का परिणाम मानते हैं? ये मंडल आयोग का ही परिणाम है, हमारे आंदोलन का परिणाम है। नहीं, लेकिन ऐसा कोई आरक्षण तो पॉलिटिकल सेक्टर में मिला नहीं था? मिला है, पॉलिटिकल सेक्टर में बाद में मिला ना।
अभी पंचायत समिति में ओबीसी के लिए आरक्षण है? नहीं, अभी मिला है, लेकिन उस वक्त में 1991 में तो वो, मैं वही बात बोलता हूँ जी जी, कि माहौल इतना बढ़ गया, ओबीसी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इतना बढ़ गया। हाँ हाँ, अगर ओबीसी लीडर उस वक्त जो पहले हिंदू नेता थे जी, जो पहले उनके पार्टी के नेता थे, अच्छा, तो वो एक रात में ओबीसी लीडर बन गए और उनको ओबीसी लीडर के तहत उनके जो पार्टी प्रमुख थे वो अपर कास्ट के, और वही पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा भी बन गए। हाँ, नहीं, उनके पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रमुख थे, जो उच्च जातीय थे, उच्च वर्णीय थे जी, उन्होंने इन लीडरों को ओबीसी नेता बनने से नहीं रोका। अच्छा, एक तो वो इससे भी ये माहौल का फायदा लेना चाहते थे और इससे भी वो अपना प्रतिनिधित्व खड़ा करते थे। सर, यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मित्रों, इस समय ये बातचीत चल रही है प्रोफेसर श्रावण देवरे सर से, और ये बातचीत इसलिए चल रही है कि ओबीसी का आंदोलन इस वक्त कहाँ पर है। आवाज़ विशेष में आपके पास ये बात पहुँचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं और तुरंत लौटते हैं। पटेल आंदोलन, पटेल वो क्या बोलता है, पटेल, हार्दिक पटेल, अगर हमें नहीं दोगे तो जिनको दिया है उनको भी आरक्षण से हटा दो। आवाज़ विशेष कार्यक्रम में पुनः एक बार आपका स्वागत है। और अभी भी अंतराल से पहले हमने आपके साथ जोड़े रखा था प्रोफेसर श्रावण देवरे सर को, जो कि महाराष्ट्र ओबीसी संगठन के अध्यक्ष हैं और पूरे देश में ओबीसी के जनजागरण के लिए अपना पूरा वक्त देते हैं, अपना पूरा योगदान देते हैं। सर, अंतराल पर जाने से पहले ये बातचीत चल रही थी कि वो नेता जो कभी राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े रहे, वही नेता फिर मंडल आने के बाद और मंडल लागू होने के बाद फिर वही नेता अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे लीडर बने कि जो ओबीसी का प्रतिनिधित्व करने लगे। मुझे बताइए कि ये तो हो गई राजनीतिक क्षेत्र की बात। क्या आप शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में या फिर सामाजिक अभिसरण के क्षेत्र में क्या मंडल आयोग का कोई खास प्रभाव देख पा रहे हैं? हाँ, उस क्षेत्र में मंडल आयोग इतना इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अच्छा, हमारा आंदोलन वहाँ पे फेल है, ये मैं मान्य करता हूँ। क्या इसके लिए कोई प्रयास करते हैं आप? प्रयास अभी देखो कि जहाँ भी इम्प्लीमेंट करना है वो प्रशासकीय क्षेत्र है, नौकर भर्ती करनी हो या स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, आईआईटी में, आईआईएम में, तो वहाँ पे जो लोग बैठे हैं मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंट करने के लिए, नौकर भर्ती हो या स्टूडेंट की भर्ती हो, तो वहाँ पे मनोवादी लोग वहाँ पे बैठे हैं और वो कोई भी कारण निकाल के ओबीसी को मंडल कमीशन का ज़्यादा फायदा लेने से रोकते हैं। नौकर भर्ती करते वक्त भी गुमराह करते हैं। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट देने के लिए तभी भी वो गुमराह करते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा कि जब क्रीमी लेयर का जो बना जीआर बना, सेंट्रल गवर्नमेंट से आया, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने भी अलग अलग, तो पहले से इस जीआर में था कि जो भी कोई आदमी नौकर भर्ती के लिए एप्लीकेशन देता है तो वो अगर नॉन क्रिमिनल ओबीसी होगा तो उसको मिलेगा। तो ओबीसी को नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लेना तो बंधनकारक है। तो वो क्या करते थे कि उसका जो पेमेंट है, वेतन है, वेतन जी, तो वो वेतन भी उसमें इंक्लूड करके वो नॉन क्रिमिनल का दायरा बढ़ा देते थे। अच्छा, हाँ, तो ये गलत था। ये गलत होने के बावजूद भी ये कम से कम 10 साल 12 साल तक ये चलता रहा। हमने बहुत बार रोकने की कोशिश की। हम चीफ मिनिस्टर से लेकर उस वक्त के समाज कल्याण मंत्री तक वहाँ पे गए, उनको समझाया, लेकिन देखो मंत्री तो हमारे हैं लेकिन सचिव हमारे नहीं है जो जीआर निकालते। लेकिन मुझे एक बात बताइए देवरे सर कि 50% से ज़्यादा आबादी है पूरे अन्य पिछड़ा वर्ग की, ओबीसी की, और ये 50% लोग भी अगर दबाव बनाए तो क्या अपने हकों को, अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे? वो तो दबाव अभी बढ़ रहा है। देखो दबाव इतना बढ़ रहा है। लेकिन हम जो देखते हैं वो ऐसा भी देखते हैं कि ओबीसी में एक आरक्षण का समर्थक वर्ग मिलता है और दूसरा आरक्षण का विरोधक वर्ग मिलता है। नहीं, ये अभी नहीं रहा। ये 91, 92 में ये था, 90 में भी था। लेकिन आज नहीं, स्टेटमेंट्स आते रहते हैं।
कहीं भी नहीं, मैं कहीं भी नहीं देखा ऐसा स्टेटमेंट कि कोई ओबीसी आदमी आरक्षण को विरोध कर रहा है। ये कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो 90 में था, 91 में था, 92 में था, जब ओबीसी लड़के ही खुद को जलाकर आरक्षण को विरोध कर रहे थे। उस वक्त तो बहुत तीव्रता थी उसमें, क्योंकि वो अज्ञानता थी और मनुवादी लोगों का एक षड्यंत्र भी था। तो आज मनुवादी लोग ये षड्यंत्र कभी भी नहीं कर सकते कि ओबीसी को गुमराह करके उसको आरक्षण के खिलाफ खड़ा किया जाए। ये तो आज मनुवादी कुछ भी कर ले, लेकिन ओबीसी आदमी को किसी के भी आरक्षण के खिलाफ उसको नहीं खड़ा कर सकता, ना एससी के आरक्षण के खिलाफ, ना एसटी के आरक्षण के खिलाफ, ना खुद के ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ। ओबीसी आदमी कभी भी आप खड़ा नहीं होगा। इतना तो हमने जन जागृति कर ली है। एक बात बताइए कि ये पूरे 27% में, क्योंकि है तो 52%, मंडल ने दिया 27%, 27% का इम्प्लीमेंटेशन कितना देख रहे हैं आप? अभी जो शासकीय तौर पर जो हमें परसेंटेज मिल रहा है, जो आंकड़े मिल रहे हैं, तो 4.50 से ज़्यादा ओबीसी आरक्षण का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है पूरे देश के। इसके पीछे क्या पूरे देश के? तो मैंने तो वही बताया कि इम्प्लीमेंटेशन, देखो मंत्री तो हमारे है बहुजन समाज के। क्या फिर इसके लिए कोई दबाव नहीं बनाते आप? वही तो मैं बता रहा हूँ कि सब इम्प्लीमेंटेशन करने की जो पोस्ट है वहाँ पे जो भर्ती करने वाला है वो सब मनुवादी लोग हैं, और वो कुछ न कुछ कारण देके। लेकिन ओबीसी प्रतिनिधित्व तो है, वो चाहे फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, लेकिन ओबीसी प्रतिनिधित्व तो है। क्या ये प्रतिनिधित्व अपनी अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है? ये ओबीसी प्रतिनिधित्व जो आप कह रहे हैं जी, ये कल हिंदू नेता थे। अच्छा, वो तो केवल मौके का फायदा उठाने के लिए आज कुछ लोग ओबीसी लीडर, ओबीसी प्रतिनिधित्व करके घूम रहे हैं। हाँ। तो वो कभी भी पार्लियामेंट में, कभी भी असेंबली में इस विषय को लेकर कभी दबाव नहीं बनाते। अच्छा। इक्का दुक्का हमारा आंदोलन चलता है। हाँ। हम कभी आंदोलन करने के लिए आज़ाद मैदान पर बैठ जाते हैं, कभी दिल्ली में भी चले जाते हैं। तो ये आंदोलन के तौर पे चल रहा है और दबाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। और कुछ प्रामाणिक ओबीसी लीडर है कि जो हमारे इस आंदोलन की दखल ले रहे हैं और हमें मदद भी कर रहे हैं। मैं सभी के लिए ये निगेटिव नहीं बोल सकता, क्योंकि हमें मदद करने के लिए लोग। अच्छा, क्या इसका प्रभाव आप देख रहे हैं कि आपके आंदोलन को बहुत ज़्यादा मजबूती ना मिलने में जो ओबीसी की जो अगड़ी जातियां हैं, वो ओबीसी की पिछड़ी जातियों का उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता? क्या ये बात आप देखते हैं? हाँ, ये भी हुआ है। ये तो हर क्लास में होता है। एससी में भी आप देखेंगे, एसटी में भी देखेंगे कि जो एसटी में की जो अगड़ी जातियाँ है, कोकनी वगैरह, कोकना कोकनी वगैरह, ये ज़्यादा रिजर्वेशन का फायदा उठाते हैं। वैसे एससी, तो इसमें इसका प्रभाव पड़ रहा है। एससी के बारे में भी होता है और ओबीसी के बारे में तो होगा ही होगा, क्योंकि ओबीसी में तो बहुत बड़ी तफावत है अगली जाति में और पिछड़ी जाति में। जैसे कि कुनबी, माली। अच्छा, इस वक्त ये जो हम देख रहे हैं कि गुजरात में जो आरक्षण पर जो आंदोलन चल रहा है पटेल का, आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन कितना सही आंदोलन है? नहीं, सही तो नहीं है। जो षड्यंत्र है वो सही तो नहीं हो सकता। ये तो षड्यंत्र है। कैसा षड्यंत्र मानते हैं? षड्यंत्र ये ऐसा षड्यंत्र है, एक तो आरएसएस ने अभी उसके पास पॉलिटिकल पावर भी आ गई है, तो अभी वो सोचता है कि उनके भी आंदोलन की गति बढ़ाई जाए। तो उनकी आंदोलन की जो गति बढ़ रही है उसका एक हिस्सा पटेल आंदोलन है। पटेल आंदोलन, पटेल वो क्या बोलता है, पटेल, हार्दिक पटेल, अगर हमें नहीं दोगे तो जिनको दिया है उनको भी आरक्षण से हटा दो। तो ये मांग तो कहीं भी सही नहीं हो सकती। लगभग यही भूमिका तो महाराष्ट्र में मराठाओं की भी है। मराठाओं की भूमिका ऐसी नहीं है। तो मराठा समाज की भूमिका क्या है कि हमें आरक्षण दो, किसी का निकाल लो, ये नहीं वो ये ऐसा मराठा समाज ने कभी भी नहीं कहा। लेकिन पटेल बोल रहा है, गुजरात का पटेल बोल रहा है कि अगर हमें नहीं मिला तो हम दूसरों को भी नहीं मिलने देंगे। तो इसका मतलब खुल्लम खुल्ला ये है कि उनको आरक्षण नहीं चाहिए। आरक्षण के विरोध की ओर जाने वाला आंदोलन। उनको आरक्षण नहीं चाहिए पटेलों को। उनका ये कहना है कि इनका निकालो। अच्छा, तो ये खुले आम आरक्षण विरोधी आंदोलन है पटेल का। और जैसे भी हार्दिक पटेल, आरएसएस ने ये भी करके देखा कि हार्दिक पटेल को पूरे ओबीसी का लीडर बनाया जाए, आरक्षण विरोधी लीडर। तो उनको भेज दिया हार्दिक पटेल को, जाओ भाई वो राजस्थान में जाओ, जाट लोगों से मिलो, जाओ भाई वो हरियाणा में जाओ,
उधर वहाँ पे राजपूत लोगों से मिलो और उनको भी खड़ा करो, सभी क्षत्रिय जमींदार वतनदार जातियों को खड़ा करो आरक्षण के खिलाफ। लेकिन हार्दिक पटेल का वहाँ पे स्वागत नहीं हुआ। मराठा समाज की ये भूमिका है कि हमें मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए। जाट समाज की भी वैसे ही भूमिका है, जाट समाज की भूमिका है हमें मिलना चाहिए, उनको भी मिले तो ठीक है, हमें भी मिलना चाहिए। किसी की भी भूमिका ये नहीं है कि हमें नहीं मिला तो हम सबका निकाल देंगे। अच्छा, ये दूसरी बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र ओबीसी संगठन जो है आपका, ये संगठन जातीयता को खत्म करने में कितना काम कर पाता है? देखो, जातीयता खत्म करने के लिए ये तो कोई एक दिन की बात नहीं या कोई जादू की नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ना तो जादू है ना चमत्कार है ना, लेकिन भारतीय संविधान की जो मंशा है कि एक जाति विहीन समाज का निर्माण हो, हम एक समतामूलक समाज की ओर जाएं। और ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 26 नवंबर को ये बात कहते हैं कि हम दो विभिन्न और विपरीत परिस्थितियों में आज प्रवेश कर रहे हैं कि एक तरफ तो हम राजनीतिक दृष्टि से समानता को देखेंगे, लेकिन हमारी सामाजिक दृष्टि से बहुत ही विषमतावादी परिस्थितियों में हम लोग रहेंगे। तो इसको ठीक करने के लिए हमें सामाजिक लोकतंत्र की ओर जाना होगा। आपको क्या लगता है कि क्या ओबीसी संगठन जो है महाराष्ट्र का, ये इस पर कोई अपनी भूमिका अदा कर पा रहा है? बराबर, हम ओबीसी जो आंदोलन हमारा जो है टोटल, जी, चाहे मेरा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ओबीसी सेवा संघ हो, ये आंदोलन पूरी तरह से फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा से चल रहा है। जी, इनकी पहली भूमिका ये है। इसका इम्पैक्ट कितना देख पाते हैं आप जो काम करते हैं? क्या आपको इसका रिस्पांस आता है या फिर नहीं आता है? बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस है। देखिए पहले आपने देखा होगा कि शुरू में जब हम ओबीसी आंदोलन खड़ा करते थे जी, तो बाबा साहब का नाम लेते ही झट से लोगों में एक रिएक्शन आ जाती थी। अच्छा, रिएक्शन आ जाती, वो जो हिकारत वाली जो, हाँ, ये कैसा भाई? हाँ, तो कई गांव में हम जब रैली करने जाते थे मंडल कमीशन की, तो 10 बार सोचना पड़ता था कि बाबा साहब की तस्वीर लगाए या ना लगाए, लगाए या ना लगाए। हाँ, हाँ। तो 1981 से लेकर 1986 तक कम से कम 6 साल हमको लोगों को ये समझाने में हमारा समय चला गया कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से जी, संविधान में 340 नंबर का कॉलम आया और उसकी वजह से हमको ओबीसी को यह आरक्षण मिलेगा जी, कालेलकर आयोग हो या मंडल आयोग हो। तो पहले 5-6 साल तो हमारे इसमें चले गए कि बाबा साहब के वो आइडेंटिफिकेशन ओबीसी को इसके कारण मिला। हमको सिर्फ मंडल कमीशन नहीं चाहिए था, हमको सिर्फ रिजर्वेशन नहीं चाहते थे। हम रिजर्वेशन का नाम लेकर अगर हम ओबीसी लोगों को ये समझा पाएंगे कि भाई हम एससी एसटी ओबीसी भाई है। अच्छा, ये इसको आप सह अस्तित्व की दृष्टि में कितना देखते हैं, जिसको हम को एग्जिस्टेंस कहते हैं, जो भारत की मूल संस्कृति भी रही है कि लोग एक साथ एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रह सके? नहीं, इसमें अभी इतना चेंज आया। हमारे जो उस वक्त के आंदोलन की गति थी, हाँ, उसका फलित ये हुआ कि बाद में अभी देखो हमारे ओबीसी सेवा संघ की जितने भी अधिवेशन होते हैं, जी, 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 तो पहला नियम हमारा ये है कि ओबीसी सेवा संघ का कोई भी छोटा बड़ा अधिवेशन हो, इसका उद्घाटन करेंगे एससी और एसटी समाज का बुद्धिजीवी व्यक्ति। अच्छा, चाहे कोई मतलब ये एक बदलाव, ये हमारा नहीं, ये अनिवार्यता हो गई, ये अनिवार्यता बना दी हमने ओबीसी सेवा संघ में। अच्छा, और लोग मान्यता देने लगे कि इस ओबीसी परिषद का पहला भाषण होगा एससी और एसटी से आए हुए बुद्धिजीवी व्यक्ति का। अच्छा, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, हाँ, आईपीएस ऑफिसर हो जी, सिर्फ पॉलिटिकल लीडर को नहीं हम बुलाते, लेकिन ऑफिसर्स लोगों को बुलाते। कभी किशोर गजबी साहब आ जाते हैं, कभी खोबरगढ़े साहब आ जाती है। अच्छा, तो लेकिन मतलब ये बात अब बनती चली गई है, लोगों में बहुत मान्यता है। देवरे सर, अभी मैं आपसे एक अंतिम टिप्पणी लेना चाह रहा हूँ जो एक संदेश के रूप में भी आया आपसे, जो आप कहना चाह रहे थे उसी के साथ जोड़कर बोलो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी सत्यशोधक गोलमेज परिषद हमारा हुआ कल्याण में, जी, भुजबल साहब उद्घाटक थे और मैं अध्यक्ष था। जी हाँ। सत्यशोधक गोलमेज के 2 दिन की परिषद में हमने वहाँ तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की मूर्ति वहाँ पे स्टेज पे रखी। अच्छा, उसके बाजू में तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले की मूर्ति रखी। उसके बाजू में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का प्रतिमा फोटो और उसके बाजू में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा। 2 दिन तक लोगों के सामने स्टेज पे ये सब वो देख रहे थे हमारे ओबीसी।
अच्छा। यहाँ भी 2 दिन की ओबीसी अभी नागपुर में हुई, कल और परसों। यहाँ भी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा दूसरे महापुरुषों के साथ में थी। मतलब अब ये प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और किसी ने भी कोई सवाल नहीं पूछा। अच्छा, मतलब अब इस बात को स्वीकारा जा रहा है। अच्छा, एक अंतिम टिप्पणी के रूप में और इस पूरी चर्चा को समेटने के रूप में एक संदेश के रूप में क्या कहेंगे आप? मैं संदेश तो ये देना चाहता हूँ कि ये जो आरक्षण है ये साधन है जी। साधन किस हमारे पुरुषों ने ये साधन दिया है, ये कोई साध्य नहीं हमारा। आरक्षण मिले ना मिले, कितना मिल रहा है, ज़्यादा क्यों नहीं मिल रहा है, ये तो एक साधन है। लेकिन इस साधन का उपयोग करके हमने मतलब SC ST OBC समाज के कार्यकर्ताओं ने इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि इस साधन का उपयोग करके हम जाति व्यवस्था को खत्म करने का आंदोलन चला सकते हैं। क्या बात है। इसके आधार पर ही जाति व्यवस्था खत्म होगी। जो लोग इस बात पर सोचते हैं कि भाई आरक्षण को आधार जातीय ना हो, तो पहले तो जातियों का आरक्षण देके उसके आधार को जाति आधार बना के आरक्षण को अगर आगे बढ़ाते हैं तो तभी जातियां भी खत्म होने की स्थिति आएगी। क्योंकि ये किसी भीख का सवाल नहीं है, ये बेरोजगारी मिटाने का भी प्रश्न नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का प्रश्न है। और प्रतिनिधित्व ये उनकी संख्या के आधार पर दिया जाए। सर, आप हमारे साथ आए और हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मित्रों, आप सबसे मुखातिब थे आवाज विशेष में इस वक्त प्रोफेसर श्रावण देवरे सर। यहाँ पर रुकते हैं और इस वादे के साथ कि आवाज विशेष में आपसे पुनः मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।